अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस की। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इज़ बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यूज एट साइट्स आउटसाइड ऑफ द यूट्रस। और जो भी बेसिकली एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट्स होती हैं, जिधर ये जो भी एक्टोपिक साइट्स होती हैं, वहाँ पे हमको बोथ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा दोनों की प्रेजेंस ज़्यादातर मिलती है। कौन कौन सी साइट्स होती हैं आप अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी, ये सारी साइट्स आपको याद रखनी होगी। जो मोस्ट कॉमन साइट है जिधर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है दैट इज़ योर ओवरीज। उसके बाद यूट्राइन लिगामेंट्स, देन रेक्टो वेजाइनल सेप्टम, कूल डे सैक, पेल्विक पेरिटोनियम। उसके बाद सिरोसा ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल बाउल्स एंड अपेंडिक्स, म्यूकोजा ऑफ द सर्विक्स, वेजाइना एंड फिलोपियन ट्यूब्स, एंड लास्टली योर लेप्रोटोमिक स्कार्स। जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो बाद में एंड में डिटेल दिए हुए कुछ यहाँ भी बताई हुई कि इनफर्टिलिटी, डिस्मेनोरिया और पेल्विक पेन कॉज कराता है। यूजली वो फीमेल्स जो कि थर्ड एंड फोर्थ डेकेड ऑफ देयर लाइफ में होती हैं, उनको यूजली अफेक्ट करती है कंडीशन। और 3 टाइप्स होती हैं एंडोमेट्रियोसिस की: सुपरफिशियल पेरिटोनियल, ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस एंड लास्टली डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस। जो सुपरफिशियल और ओवेरियन फॉर्म्स होती हैं दे आर यूजली एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ मेलिग्नेंसीज, जिसमें हम आगे को पढ़ेंगे। जो ओवेरियन कार्सिनोमा की जो एंडोमेट्रियल और क्लियर सेल टाइप होती है वो ज़्यादातर ये कहते हैं इनसे डेवलप हो जाती है। वेयर एज जो डीप इन्फिल्ट्रेटेड एंडोमेट्रियोसिस होता है इट इज़ रियरली रिलेटेड टू मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसकी पैथोजेनेसिस कोई क्लियर पैथोजेनेसिस नहीं है, लेकिन 4 डिफरेंट थ्योरीज बनाई गई हैं इसकी पैथोजेनेसिस के लिए। उन थ्योरीज़ के हमको नाम और थोड़ी बहुत डिटेल याद रखनी होगी। रिग्रेगेटेशन थ्योरी, बिनाइन मेटास्टेसिस थ्योरी, मेटाप्लास्टिक थ्योरी एंड एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेम सेल और प्रोजेनिटल सेल थ्योरी। बेसिकली रिग्रेगेटेशन थ्योरी जिसको आजकल ज़्यादातर प्लॉजिबल समझा जाता है, इट स्टेट्स के जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ होते हैं दे इम्प्लांट एट एक्टोपिक साइट्स वाया रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ द मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियम। कि ऑब्वियसली जब मेंस्ट्रुएशन जब हो रही होगी तो कुछ रेट्रोग्रेड फ्लो होगी जिसकी वजह से, और जो मोस्ट कॉमन साइट देखी जाती है वो ओवरी ही देखी जाती है कि ड्यू टू रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ द मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियम दे इम्प्लांट एट द एक्टोपिक साइट्स। दूसरी थ्योरी इज़ बिनाइन मेटास्टेसिस विच इज़ के जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ हैं फ्रॉम द यूट्रस दे स्प्रेड टू द डिस्टेंट साइट्स वाया ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक चैनल्स। मेटाप्लास्टिक थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि जो एंडोमेट्रियम होता है इट अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम द सिलोमिक एपिथेलियम। अब सिलोमिक एपिथेलियम से बेसिकली जो पेल्विस है और एब्डोमेन है उसका मेसोथेलियम अराइज करता है, एंड यहाँ से मलेरियन डक्ट्स भी बनते हैं, एंड जो एंडोमेट्रियम है वो इटसेल्फ भी यहीं से ओरिजिनेट करता है। तो एक मेटाप्लास्टिक थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि इन जगहों से एंडोमेट्रियम जो है वो अराइज कर सकता है। और लास्टली हमारे पास आ जाती है एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेम सेल या एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रोजेनिटल सेल थ्योरी, विच स्टेट्स के जो स्टेम सेल्स या जो प्रोजेनिटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर दे डिफ्रेंशिएट इनटू द एंडोमेट्रियल टिश्यू। और मैंने कहा कि जो रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन थ्योरी वो ज़्यादातर प्लॉजिबल समझी जाती है, लेकिन कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। एक तो ये कि वो वुमेन जो कि एमेनोरिक हों उनमें भी ये कंडीशन अराइज कर सकती है। दूसरा, जो हमारी एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है डिस्टेंट साइट्स में लाइक योर ब्रेन, लंग्स एंड बोन्स, वहाँ तो ऑब्वियसली ये वाली जो थ्योरी वो प्लॉजिबल नहीं रहती। एंड लास्टली वो मेल्स काफ़ी रेयर होते हैं, लेकिन वो मेल्स जो जिनको एस्ट्रोजन के थ्रू हाई डोसेस ऑफ एस्ट्रोजन दिए जा रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, उनमें भी कभी कभी ये कंडीशन, उनके यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में ये कंडीशन कभी कभी अराइज कर सकती है। अब जो ये एक्टोपिक इम्प्लांट्स जो होते हैं एंडोमेट्रियोटिक टिश्यूज़ के या एंडोमेट्रियोटिक सेल्स के, ये बेसिकली कौन कौन से इस तरह के फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये ईजिली सर्वाइव कर लेते हैं। एक तो दे रिलीज़ लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी एंड एंजियोजेनिक फैक्टर्स, जिसमें सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जो पीजी, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, इंटरल्यूकिन 1 बीटा, जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, 8, डिफरेंट एंजियोजेनिक फैक्टर्स लाइक योर VEGF, योर मेटेलिक, जो मैट्रिक्स मेटेलर प्रोटीन्स। ये देखा गया कि एक तो ये एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स देमसेल्व्स और दूसरा जो एसोसिएटेड मैक्रोफेजेस होते हैं वो आसपास जो इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट आए होते हैं उन सब की वजह से ये डिफरेंट फैक्टर्स हमको हाई कॉन्सेंट्रेशन में मिलते हैं। और VEGF की वजह से क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स होते हैं वो ईजिली सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि जब VEGF प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली एंजियोजेनेसिस आराम से हो जाएगी, एंड मैट्रिक्स मेटोलर प्रोटीनेसिस के थ्रू भी ये अपनी जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसकी प्रॉपर रिमॉडलिंग करा लेते हैं, एंड ऑल्सो इवेंचुअली दे लीड्स टू अवॉइडेंस ऑफ द इम्यून क्लियरेंस। Then comes your increased estrogen and retinoic acid production by the endometriotic stromal cells, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी गई है कि जो ये एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स होते हैं इनके पास एरोमेटेस एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये हाई अमाउंट्स ऑफ एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करा देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट एस्ट्रोजन क्या करता है, इट एनहेंसेस द सर्वाइवल एंड परसिस्टेंस ऑफ द एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू
एंड ये देखा गया कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर हम कभी कभी इनहिबिटर्स दें एरोमेटेज के, देन दे आर बेनिफिशियल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का सबसे बड़ा फैक्टर ये देखा गया कि इट स्टिमुलेट्स द लोकल सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड रेटिनोइक एसिड का ये देखा गया कि इट इज़ प्रोड्यूस बाय स्ट्रोमल सेल्स, इट प्रोमोट्स द एपिथेलियल सेल सर्वाइवल बाय पैराक्राइन सिग्नलिंग पाथवेज। लास्टली ये देखी गई है कि वही जो मैंने कहा था कि कुछ जो टाइप्स हैं वो मेलिग्नेंसी से रिलेटेड हैं, कि कभी कभी ये देखा जाता है कि जिन फीमेल्स को एंडोमेट्रोसिस होती है उनकी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और ऑन्को जीन्स में कुछ म्यूटेशंस आई हुई होती हैं। डिफरेंट जीन्स के नाम दिए हुए यहाँ पे KRAS, PIK3A, ARID1A एंड PPP2R1A। तो उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट है कि जो एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स होते हैं दे ब्लीड पीरियोडिकली बोथ इन रिस्पॉन्स टू द एक्सट्रिंसिक साइकिल एंड इन रिस्पॉन्स टू इंट्रिंसिक हार्मोनल स्टिमुलेशन। हमें पता है कि नॉर्मली जब एंडोमेट्रियम अपनी नॉर्मल जगह पर प्रेजेंट होता है तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वही ब्लीड करती है। तो अब जब ये अपनी एक्टोपिक साइड से प्रेजेंट होगा वहाँ पे भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन होगा क्या, ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये ब्लीड करेगी। एंड इसकी ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा, डिपेंडिंग अपन जिधर भी किस लेवल पे वो या किस साइड पे वो प्रेजेंट है, इट वुड प्रोड्यूस नोड्यूल्स ऑफ रेड, ब्लू और येलो ब्राउन अपीयरेंस and they would be present whether beneath the mucosa or on the mucosa or beneath the serosa or on the serosa depending upon कि उनकी साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है। इन डिफरेंट जगहों पे हमको जो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग की वजह से, रिपीटेड ब्लीडिंग की वजह से क्या मिलेगा, हमको नोड्यूल्स मिलेंगे। और जब लीजन्स वाइड स्प्रेड होंगे तो हमको ऑर्गेनाइजिंग हेमरेजेस मिलेंगे कॉजिंग एक्सटेंसिव फाइब्रस एडिशंस बिटवीन द ट्यूब्स, ओवरीज एंड अदर स्ट्रक्चर्स विच माइट ओब्लिटरेट द पाउच ऑफ डगलस। जिसमें हमको एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिलती है जो कि याद रखना है, वो ये है कि हमको ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट मिलती हैं। अब ये चॉकलेट सिस्ट बेसिकली क्या होती हैं कि जो ओवरीज होती हैं दे हैव बिकम मार्केटली डिस्टॉर्टेड बाय लार्ज सिस्टिक मैसेस एंड दे आर फिल्ड विद ब्राउन फ्लूइड। इस ब्राउन फ्लूइड की वजह से इसको चॉकलेट सिस्ट का नाम दिया गया। ये ब्राउन फ्लूइड क्यों रिजल्ट करते हैं, इट इज़ ड्यू टू द प्रीवियस हेमरेजेस, कि जो वो फ्लूइड होता है उसका कलर ब्राउन हो चुका होता है। एंड लास्टली ये देखा गया कि जो डीपली इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस होती है इट कैन इन्वेड द टिश्यूज एंड ऑल्सो कॉज फाइब्रोसिस एंड एडहेशंस। कि जो मेन हमको मिल रही है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मिल रहे हैं, एक तो ये कि हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, दूसरा ये कि हमको एडहेशंस और फाइब्रस एडिशंस की प्रेजेंस मिल रही होती है। हिस्टोलॉजिकली इसको ईजीली डायग्नोस कर लिया जाता है, इसका डायग्नोसिस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ये होता है कि हाँ अगर कोई क्रॉनिक सा केस हो जहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो ऑब्सक्योर्ड हो गया हो सेकेंडरी फाइब्रोसिस से, वहाँ पे फिर इसको डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ईजिली ये डायग्नोस हो जाता है हिस्टोलॉजिकली बोथ एंडोमेट्रियल ग्लैंड एंड स्टोमा की प्रेजेंस से, विद और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ हीमोसिडेंट हम वी कैन डायग्नोस इट द केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। हाँ कभी कभी ये होता है कि सिर्फ स्ट्रोमा प्रेजेंट हो तब भी हम एंडोमेट्रियोसिस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे सिर्फ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स प्रेजेंट हो देन उसको हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है एंडोसेल्पिंजियोसिस से। लास्टली जो एटिपिकल एंडोमेट्रियोसिस होता है इट इज़ द लाइकली प्रिकर्सर टू एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड ओवेरियन कार्सिनोमा। की दो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देखी गई है, एक तो हमको वो है जो कि रिजेंबल करती है एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से, जो कि मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया क्या होता है। एंड एक मॉर्फोलॉजी ये देखी गई है जिसमें हमको साइटोलॉजिक एटिपिया मिलता है एपिथेलियम का विच इज़ लाइनिंग द एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट एंड देयर आरंट एनी मेजर आर्किटेक्चरल चेंजेस। क्लिनिकल फीचर जो कि इंपॉर्टेंट है क्या मिलते हैं कि एक तो सिवियर डिस्मेनोरिया होता है, डिस्परोनिया होता है, पेल्विक पेन होता है ड्यू टू इंट्रा पेल्विक ब्लीडिंग, वो हमने देख लिया, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरी यूट्राइन एडहेशंस मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ मिल रही होती हैं। ये जो सारे फीचर्स होते हैं ये हमको, और मोस्ट कॉमनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल फीचर है वो हमको इनफर्टिलिटी मिलती है। ये था एंडोमेट्रियोसिस। अब एडिनोमायोसिस क्या होता है, एडिनोमायोसिस बेसिकली ये होता है कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है दैट इज़ प्रेजेंट विद इन द यूट्राइन वॉल, यानी वो जो मायोमीट्रियम की लेयर होती है, हमें पता है यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। अब मायोमीट्रियम की लेयर में क्या होता है, मायोमीट्रियम की लेयर में एंडोमेट्रियल टिश्यू की प्रेजेंस मिल रही होती है। एंड ये होती क्यों है, इट इज़ ड्यू टू द डाउन ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू इन टू एंड बिटवीन द स्मूथ मसल फेसिकल्स ऑफ द मायोमीट्रियम। किस तरह ये हमको माइक्रोस्कोपी में नज़र आती है कि देयर आर इरेगुलर नेस्ट्स ऑफ एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा विद और विदाउट द ग्लैंड्स एंड दे आर अरेंज विद इन द मायोमीट्रियम। इसमें भी जो हमको वो मिलेंगे क्लिनिकल फीचर्स जो मिलेंगे वो मोर और लेस लाइकली एंडोमेट्रियोसिस के रिलेटेड ही होंगे, कि जो एडिनोमायोसिस है इट कैन को एग्जिस्ट विद एंडोमेट्रियोसिस। इसमें हमको कौन कौन से क्लिनिकल फीचर मिलते हैं, एक तो मैनोमेट्रोरेजिया विच इज़ इरेगुलर एंड हैवी मेंसेस, कोलिकी डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया एंड पेल्विक पेन विच इज़ पर्टिकुलरली प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसकी रीज़न आई गेस यही है क्योंकि प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में वी नो कि जो मायोमीट्रियम की लेयर है वो हैवीली
बढ़ रही होती है, तो उसकी वजह से इट कैन लीड टू पेल्विक पेन. सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू एंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस. एडिनोमायोसिस के तो ज़्यादातर एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है. एडिनोमेट्रियोसिस के लिए बेसिकली ये कि जो 4 थ्योरीज़ हैं इनको नाम और इनकी रीज़न अच्छी से पता होनी चाहिए. तो आई होप इसलिए समझ में आ गया हो. एंड थैंक यू.